आज हिंदुस्तान की सियासत को नफरत में बदल दी गई है। जहां पर सियासत लोगों की तरक्की के लिए की जाती थी, जहां पर सियासत लोगों के अमन और शांति के लिए की जाती थी, जहां पर माँ बहनों को महफूज रखने की बात की जाती थी, जहां किसानों को उसके फसल की कीमत देने की बात की जाती थी, गरीबों को काम देने की बात की जाती थी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात होती थी, पढ़े लिखों को नौकरी देने की बात होती थी। आज अगर आप देखें तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें आपको किसान नजर नहीं आएगा, उसमें आपको बेरोजगारी नजर नहीं आएगा, उसमें माँ बहनों की हिफाजत की बात नजर नहीं आएगी। आज बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात उसमें नहीं होगी। आज उनके इश्तिहारों में, उनकी तकरीरों में निहायती अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो तकरीर है उसमें भी हम ये सुनते हैं कि वो आज हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी के जो साथी हैं, अगर बीजेपी के जो नेता हैं, उनके भाषणों में से 6 लफ्ज अगर निकाल दिया जाए, सिर्फ 6 लफ्ज तो आप निकाल दीजिए, वो 6 लफ्ज है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अगर ये 6 लफ्ज निकाल दिए जाएं तो आप यकीन मानिए बीजेपी का हर एक नेता गूंगा हो जाएगा, उसके पास और बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या 400 पार का नारा दिया जा रहा है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, चलिए आप सब के बीच हमारे नेता सीताराम येचुरी जी भी मौजूद हैं और अभी आप लोग उनको भी सुनेंगे। हमारी जो कैंडिडेट हैं वाम कांग्रेस जोट की, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगी, आप सब उनको भी सुनिएगा। तो मैं जो बात आप लोगों के सामने कहना चाह रहा था कि मौजूदा सियासत में जो है हिंदुस्तान के ये नफरत की सियासत को फैलाया जा रहा है ताकि हम और आप में बंटवारा किया जाए, ताकि हिंदू और मुसलमानों के नाम पर बंटवारा हो और सियासी उल्लू सीधा कर कोई अपनी रोटी सेकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरे मगरबी बंगाल का अगर हालत देखें और दिल्ली में बैठी सरकार नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों के बीच में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं चंद बातों को मिलाकर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी सरकार में आकर क्या बोली और मोदी सरकार में आकर क्या बोले। जब मोदी सरकार में आए थे उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया आएगा। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां साल में दी जाएगी, काला धन वापिस आएगा। लेकिन जब सरकार में वो आए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उन पर भरोसा किया और उनको अपना मैंडेट देकर सरकार में पहुंचाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो बातें कही थी, जो वादा किया था हिंदुस्तान के लोगों से, उसको पूरा करने की कोशिश तक उन्होंने नहीं की, बल्कि जो लोगों ने उन पर भरोसा करके ये ख्वाब देखा था कि जो 15 लाख रुपया हमारे खाते में आएंगे, एक गरीब बाप ये सोच रहा था कि अगर 15 लाख रुपया मेरे खाते में आएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाऊंगा। कोई सोच रहा था कि अगर 15 लाख रुपया मेरे खाते में आएगा तो मेरे बेटे के लिए मैं दुकान करके दे पाऊंगा। किसी ने सोचा था कि मैं अपने माँ के लिए ये बेहतर घर बना के दे पाऊंगा। किसी ने अपने अपने तरीके से लोगों ने खाते गिरोना शुरू किया था। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि चुनाव के बाद जब ये सवाल उठने लगे कि 15 लाख रुपया कहाँ गया, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई,
तो उस वक्त मोदी जी की तरफ से अमित शाह आकर बोले ये चुनावी जुमला था। और जब इन्होंने ये बात कहकर आपके तमाम मंसूबे पर, आपके तमाम ख्वाबों को चकनाचूर करते हुए, आपके मंसूबों पर पानी फेरते हुए कहा था कि ये चुनावी जुमला है, और उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों को ये पता चला कि जो मोदी ने जो वादा किया था ये सारी बातें झूठी हैं। तो इसके बाद हिंदुस्तान के लोगों को मोदी ने 15 लाख रुपए तो नहीं दिए, लेकिन जब ये सवाल अपोजिशन में बैठकर पार्लियामेंट में बाएं हाथ की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जब ये सवाल उठने लगे सदन में और सड़कों पर, तब नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, 15 लाख रुपया आपको नहीं दिया तो क्या हुआ, मैंने राम मंदिर बना दिया। 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया तो क्या हुआ, मैंने 3 तलाक करा दिया। अच्छे दिन नहीं आए तो मैंने 370 ला दिया, हटा दिया। आप अगर कहते हैं काला धन क्यों नहीं वापिस आया तो सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया। मतलब आपके बुनियादी सवालों से हटाकर आपको उठाने के लिए तमाम चीजों पर आप लोगों को तैनात कर दिया गया ताकि आप इन्हीं चीजों पर उलझे हुए रहें। और अगर बंगाल में आप देखें और ममता की बात को बिना और मोदी की बात को, जब भी आप रोजगार की बात करते हैं तो ममता बनर्जी कहते हैं पढ़े लिखे नौजवानों से ये तेले भाजो, और मोदी कहता है पकोड़ा तलो। पकोड़ा तलो और तेले भाजो में कोई फर्क नहीं होता है। तेले भाजा और पकोड़ा तलो दोनों एक ही चीज होता है, बस फर्क है तो हिंदी में कहते हैं पकोड़ा तलो, ये बांग्ला में कहती है तेले भाजो। मोदी और ममता का बयान भी एक है, एक ही बयान नहीं है, कई ऐसी जगह पर होगा कि जब आप देखेंगे जब हिंदुस्तान में वाम फ्रंट की तरफ से और तमाम ट्रेड यूनियन की तरफ से जब पूरे हिंदुस्तान में बंद बुलाया गया था तो आप लोगों को याद होगा कि यही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मुलाजिम है, अगर वो बंद का समर्थन करते हैं तो उनकी नौकरी का 1 दिन कम कर दिया जाएगा, उनका 1 दिन का तनख्वाह काट दिया जाएगा, बंद करने नहीं दिया जाएगा। और बंद के दिन तमाम सरकारी मुलाजिमों को सरकारी तौर पर नोटिस दिया गया था कि आपको दफ्तर में उस दिन आना ही है। और वही काम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया था। जब बंद बुलाया गया था बंगाल में तो ममता बनर्जी ने भी सेम वही काम किया था कि तमाम बंगाल के सरकारी मुलाजिमों को नोटिस देकर कहा था कि बंद के दिन आपको आना ही होगा, बंद के दिन आपको आना ही होगा, और आपकी सरकारी नौकरी जिसकी है उनकी 1 दिन कम कर दी जाएगी, उनका 1 दिन का तनख्वाह काट दिया जाएगा। दोनों की बातों को अगर आप मिलाएं तो एक ही चीज आप देखने को मिलेगा कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से ज्यादा वक्त ना लेते हुए कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे नेता सीताराम येचुरी जी हैं, उनको आप भी सुनेंगे, मैं भी उनको सुनना चाहता हूँ। उनकी तकरीरों से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। जब वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, मीडिया के सामने जब डिबेट करते हैं, उनकी दलीलों को सुनकर मैंने भी आज सियासत में जो भी पद मिला है, इस पद को हासिल करने में उनकी बयानों का भी एक बहुत बड़ा असर मेरे ऊपर है कि उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो मैं चाहूंगा कि उनको आप भी सुने, मैं भी सुनूं, इसलिए मैं अपनी तकरीर को ज्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें आवाम को तौला नहीं गिना जाता है। और गिना जाने के मायने ये हैं कि यही एक चुनाव है जमहूरियत में जो आपको वोट देने का हक देता है, जिसमें कि आपकी गिनती होती है। आप चाहे गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप कारोबारी हो, चाहे आप औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे आप किसी भी पेशे से हो, किसी भी तबके से हो, आपको गिना जाता है, आपकी गिनती होती है। और ये जमहूरियती है कि आपको गिनती में शामिल किया जाता है। आज ये बात मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि चुनाव सिर्फ किसी के हारने और जीतने की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे किसी की सरकार बनेगी, ये लड़ाई है जमहूरियत को बचाने की। हिंदुस्तान में आपकी गिनती रहेगी या नहीं, ये लड़ाई है उसकी। कल आप हिंदुस्तान के एक शहरी के तौर पर आपकी गिनती होगी या नहीं, उसको बचाने की लड़ाई है। आज आपको अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए अपना कीमती वोट जमहूरियत के हक में लड़ने वालों के साथ खड़े होकर अपनी गिनती बढ़ानी होगी। अगर आप अपनी गिनती नहीं बढ़ा पाते हैं और आपकी गिनती कम हो गई तो यकीन मानिए कि जो फिरका परस्त ताकत आज हिंदुस्तान में जमहूरियत को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, अगर उसके हाथ में ताकत चली गई तो ये 2024 का चुनाव ही आपका आखिरी चुनाव होगा। और आप अपने परचम को लेकर किसी के हक में वोट मांगने का जो आपका हक है वो आपका आखिरी हक होगा। इसके बाद न आपको परचम लहराने का हक होगा, न अपने हक में वोट मांगने का हक होगा, न अपने उम्मीदवार को चुनने का हक होगा।
तो आपसे तमाम जमहूरी हक छीन लिया जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी गिनती जमहूरियत को बचाने में अपनी गिनती को बढ़ाएं, अपने रिश्तेदारों को है, दोस्त अहबाबों से, अपने जानने वालों से आप अपील करें कि ये लड़ाई जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए है और इस लड़ाई में हम सबको एक होकर वाम कांग्रेस उम्मीदवार हमारी जो यहाँ पर हमारी सायरा शाह हलीम जो है वो भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, उनको आप सब जानते हैं। वो हमारे बाएं मास की एक लड़ाकू सिपाही के तौर पर हमेशा मैदान में डटी रहती है, चाहे वो काउंसिलर हो, चाहे चुनाव हो, तब भी उन्हें आप रास्ते पे देखेंगे। जब विधानसभा हुआ तब भी वो आपके बीच में रहती हैं, लोकसभा का चुनाव हो तब भी आपके बीच में रहती हैं, जब आपकी जरूरत हो तब भी वो आपके बीच में रहती हैं। एक ऐसी लड़ाकू सिपाही आज हमारे बीच में पार्लियामेंट में अगर पहुंचती है तो आपके होकर, हमारी माँ बहनों का होकर, उनके हक की बात करने के लिए एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार जो आपकी बात को कानूनन तरीके से पार्लियामेंट में रखने की सलाहियत रखती है और मोदी के सामने खड़े होकर डटते कर आंख में आकर बात करने की ताकत रखती हैं, ऐसी एक उम्मीदवार आज हमारे बीच में है। इनको जिताकर भेजना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि ये चुनाव में अपना कीमती वोट कचिया हथौड़ी तारा को देकर हम लोग यहाँ से हमारे उम्मीदवार सायरा शाह हलीम को कामयाब करके दिल्ली भेजेंगे। यही कहते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा, इनकलाब के आमद का कोई इंतजार न कर, अब इनकलाब की आमद का कोई इंतजार ना कर, हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। यही कहकर मैं अपनी तस्वीर खत्म करता हूँ।